जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एनकाउंटर हुआ है। आतंकवादियों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन, इलाके की घेराबंदी करके सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त वहां पर चल रहा है। महराज अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। महराज, क्या जानकारी इस ऑपरेशन को लेकर अभी तक? जी कोरोना, बता दें आपको कि कल देर शाम जो है सुरक्षा बलों को कुछ संदिग्ध हरकत दिखी थी और उसके बाद से स्पेक्टिकुलेटिव फायर जो था वो किया गया और अभी भी जो है इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है 2 से 3 संदिग्ध व्यक्तियों का जो मूवमेंट देखा गया था सुरक्षा बलों के तरीके से अरगाम जो बांडीपुरा का क्षेत्र है, तो उसमें अभी भी जो है सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि कल शाम को स्पेक्टिकुलेटिव फायर जो था किया गया था उसका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अभी भी सर्च एंड ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए महराज। और वहीं से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर हाई लेवल बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक के बाद अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, सभी एजेंसियों के प्रमुखों और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। जीरो टेरर और एरिया डोमिनेंस प्लान के जरिए कश्मीर घाटी में हासिल की गई सफलता को जम्मू क्षेत्र में दोहराने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और उन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। पीएम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम नई तकनीकों के जरिए आतंक पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संसद भवन परिसर में महान नेताओं की मूर्तियों को नई जगह पर स्थापित करने पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कहा है कि मनमाने तरीके से इन मूर्तियों को हटाना हमारे लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन है। ये नजारा संसद भवन का है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रेरणा स्थल वो जगह है जहां पर देश के महान नेताओं की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए हैं। खड़गे ने एक्स पर लिखा, बिना किसी सलाह के मनमाने ढंग से इन मूर्तियों को हटाना हमारे लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन है। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समेत कई महान नेताओं की मूर्तियों को उनके प्रमुख स्थानों से हटाकर एक अलग कोने में स्थापित कर दिया गया है। आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह माना है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि एनटीए में सुधार की जरूरत है। दोषी पाए जाने पर किसी भी बड़े अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। इधर एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास के राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में बदलाव को सही ठहराया। परिषद की तरफ से कहा गया कि जो बदलाव हुआ है वो तथ्यों के आधार पर है। आप देखिए। एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की नई रिवाइज्ड किताब में कई बदलाव देखने को मिले हैं। किताब में बाबरी मस्जिद की जगह उसे 3 गुंबद वाली संरचना बताया गया है। अयोध्या विवाद के विषय को 4 पेज की जगह 2 पेज में कर दिया गया है। इस बदलाव के बारे में एनसीईआरटी ने कहा है कि टेक्स्ट बुक में सभी बदलाव तथ्यों के आधार पर किए गए हैं। पाठ्यक्रम के भगवाकरण के प्रयास नहीं किए गए। स्कूल में जानकारी देने के लिए इतिहास पढ़ाया जाता है, युद्ध का मैदान बनाने के लिए नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ईवीएम पर सवाल उठाने पर हंगामा खड़ा हो गया है। राहुल ने उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट पर एक अखबार की रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा था कि भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स हो गए। इस अखबार की रिपोर्ट के बाद ईवीएम को लेकर हंगामा हुआ। अखबार में लिखा है कि मुंबई उत्तर पश्चिम से सांसद चुने गए बीजेपी के रविंद्र वायकर का मोबाइल मतगणना केंद्र में ईवीएम से जुड़ा था। इसी अखबार की रिपोर्ट को राहुल गांधी ने एक्स पर शेयर किया और लिखा कि भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह हो गया है, जिसकी जांच की किसी को भी इजाजत नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। जब संस्थाएं बिना जवाबदेही की हो जाती हैं, तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। ईवीएम मशीन को लेकर राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पलटवार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव जीते, अगर वहां मशीन सही थी तो बाकी जगह गलत कैसे?
जहाँ महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है? अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं, तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, उधर बराबर थे, तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब थी, मैं इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ता हूँ। ऐसा होता है क्या? उधर चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम को किसी ओटीपी से अनलॉक नहीं किया जा सकता है, ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर मतगणना केंद्र में मोबाइल फोन के ईवीएम मशीन से जुड़े होने के आरोप पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने ईवीएम हैकिंग के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आयोग के मुताबिक ईवीएम को किसी ओटीपी से अनलॉक नहीं किया जा सकता है और न ही किसी डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है। वहीं मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने कहा है कि जिस फोन का जिक्र किया जा रहा है वो डाटा एंट्री से संबंधित है। इधर मुंबई पुलिस ने चुनाव अधिकारी की शिकायत पर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के साले मंगेर पांडलकर के खिलाफ केस दर्ज किया है, तो ईवीएम को लेकर बवाल मच गया। आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला ईवीएम से संबंधित भी है या फिर नहीं। मुंबई पुलिस की एफआईआर के मुताबिक चुनाव केंद्र में मोबाइल फोन के प्रवेश पर बैन के बावजूद पांडिलकर ने फोन का इस्तेमाल किया और ये फोन केंद्र में मौजूद एनकोर ऑपरेटर ने पांडिलकर को दिया। दरअसल सर्विस वोटर के लिए बनाई गई इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी ETPBS के तहत एनकोर ऑपरेटर के पास डाटा एंट्री के लिए एक फोन रहता है। इसका इस्तेमाल ETPBS के लिए OTP प्राप्त करने में किया जाता है और बाकी समय फोन को हमेशा साइलेंट रखना होता है, जिसका उल्लंघन किया गया। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि महाराष्ट्र का मसला ईवीएम का नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर का मामला है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो मामला है जो महाराष्ट्र से उठा है, जहां 48 वोट से जो कैंडिडेट हारे हैं, वो ईवीएम से ताल्लुक नहीं रखता, वो जो इलेक्ट्रल बैलेट पेपर के जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उससे ताल्लुक रखता है, ठीक है ना। तो उसका ईवीएम से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम तो उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल रहता है। और वहीं लोकसभा स्पीकर को लेकर सस्पेंस बरकरार है और इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर मंथन हुआ, जिसमें एनडीए के नेता भी शामिल हुए। 24 जून से शुरू होने वाले संसद सत्र को लेकर राजनाथ सिंह के घर पर एक बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, ललन सिंह, चिराग पासवान शामिल हुए। समझा जा रहा है कि बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि सबसे बड़ा दल होने के नाते बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास रखने और डिप्टी स्पीकर का पद सहयोगी दलों को देने पर विचार कर सकती है। सहयोगी दलों में टीडीपी बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड है। बात करते हैं दिल्ली के जल संकट की। दिल्ली के जल मंत्री ने बीजेपी पर जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है और जांच की मांग की गई। आप देखिए ये वीडियो। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ लोग तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ की है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दिल्ली में बिगाड़ने के लिए खुले आम गुंडागर्दी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पानी की लाइंस में तोड़फोड़ की शिकायत की। उन्होंने पाइपलाइन की सुरक्षा की मांग की। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के यमुना खादर का इलाका है। यहाँ दिल्ली पुलिस के अधिकारी पानी के पाइपलाइन का निरीक्षण कर रहे हैं। असल में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि पानी की लाइनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आतिशी ने पुलिस कमिश्नर से अनुरोध किया था कि बड़ी पाइपलाइंस की सुरक्षा की अगले 15 दिनों तक व्यवस्था की जाए। दिल्ली में इन दिनों पानी का जबरदस्त संकट है। गर्मी की वजह से मांग काफी बढ़ गई है, लेकिन करीब 70 MGT कम पानी की आपूर्ति हो पा रही है।
और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में आज फिर से आपके खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट होगा। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर बीजेपी का यह प्रदर्शन। दिल्ली में जल संकट को लेकर 52 जगहों पर बीजेपी का प्रोटेस्ट। रविवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ पानी के संकट को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विरोध में मटके फोड़े। ये प्रदर्शन 14 अलग अलग जगहों पर किए गए। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि दिल्ली में पानी की समस्या प्राकृतिक नहीं है, ये आम आदमी पार्टी सरकार की लापरवाही की वजह से है। नहीं तो डूब रहेंगे, हम अपना अधिकार मांगते हैं। केजरीवाल इस्तीफा दो। महाराष्ट्र में बारिश देर से आने की वजह से प्रदेश में पानी की किल्लत काफी ज्यादा बढ़ गई। नासिक में लोग जान जोखिम में डालकर पानी ला रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में पीने के पानी को लेकर कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। नलों के पानी सूख जाने से हालात ऐसे हो गए हैं कि पानी के लिए चोलमुख गांव में महिलाओं को अपनी जान जोखिम में डालकर गहरे कुएं में उतरना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरकर पानी भर रही है। हमारे गांव में पानी नहीं है, औरत रोज कुएं में उतरती है और बारिश नहीं हुई है तो रोज जोखिम में जान डालकर पानी निकालते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में पानी की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। पानी की किल्लत से अस्पताल में मरीज से लेकर डॉक्टर सभी परेशान। दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जिला अस्पताल में पानी की समस्या ज्यादा बढ़ गई है। इसमें हमारे जो पानी की समस्या है वो कुछ महीनों से यहाँ पर काफ़ी चल रही है। इस वजह से हमारे जो ओटी के जैसे गायनी ओटी है वहाँ भी समस्याएं होती हैं बीच बीच में। हमारी जो सर्जरी की जो माइनर ओटी होती है, इमरजेंसी जो होती है, इसमें पानी की जरूरत होती है, तो ये सब सेवाएं हमारी बाधित हो रही है, जिससे मरीजों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके लिए हमने पहले भी कई बार जल संस्थान को बता चुके हैं इसके बारे में। और देखिए असम से बड़ी खबर, वीआईपी कल्चर पर हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार का बड़ा कदम। सरकारी बिजली बिलों के पेमेंट का वीआईपी कल्चर अब खत्म किया जा रहा है। 1 जुलाई से असम के सीएम भी खुद अपना बिल भरेंगे, जो आदेश में कहा गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सरकारी बिजली बिलों के भुगतान में वीआईपी कल्चर को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम करदाताओं के पैसे से सरकारी अधिकारियों के बिजली बिलों का भुगतान करने के वीआईपी कल्चर के नियम को खत्म कर रहे हैं। बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब राज्य के सभी मंत्री अधिकारी अपना बिजली बिल खुद भरेंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं और मुख्य सचिव 1 जुलाई से अपने बिजली बिलों का पेमेंट खुद करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर, सलमान खान से जुड़ी हुई। सलमान खान धमकी केस में मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन। राजस्थान के बूंदी से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से प्रभावित बताया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में राजस्थान के बूंदी जिले का कनेक्शन सामने आया है। मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस ने सलमान खान धमकी केस में एक आरोपी बनवारी लाल गुर्जर को बूंदी के हिंडोली से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई लाई है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। आरोपी ने कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चर्चा करते हुए सलमान खान की हत्या की बात कही थी। खबर बिहार से, बिहार के मधुबनी में एक शिक्षक की चाकू से गोदकर हत्या का मामला सामने आया और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई। मधुबनी के नगर थाना क्षेत्र में कोतवाली चौक पर शनिवार को दिन दहाड़े एक अपराधी ने नियोजित शिक्षक को चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान आलोक कुमार यादव के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 35 साल थी। आलोक अपने घर जा रहे थे, तभी आरोपी विकास आकर आलोक से बात करने लगा। फिर अचानक विकास ने चाकू निकालकर आलोक पर हमला कर दिया। आनन फानन में आलोक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले पर तेजस्वी यादव ने बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। खबर उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में घर के अंदर 3 लाशें मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई। यूपी के रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में मर्डर और सुसाइड का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।
लोदीपुर उतरावा गांव में एक महिला ने पहले अपने बेटे और बेटी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी, फिर खुद फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के वक्त घर में कोई नहीं था। पति रतिपाल यादव अपनी बहन को छोड़ने के लिए उसके गांव गया हुआ था। जब वो घर वापस लौटा तो देखा दोनों बच्चे कमरे में मृत पड़े हुए थे। वहीं पत्नी का शव फंदे से लटक रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के पानीपत में आखिरकार काफी मशक्कत के बाद आदमखोर तेंदुए को पकड़ लिया गया। 3 दिन से सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद वन विभाग की टीम को यह कामयाबी हासिल हुई। इस आदमखोर तेंदुए ने कुछ दिन पहले 4 साल की बच्ची अंशा को अपना शिकार बना लिया था, जिसके बाद गांव वालों में दहशत का माहौल था। वन विभाग की टीम तेंदुए को ढूंढने में लग गई। तेंदुए को ढूंढने के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया गया। जंगल में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया। आखिरकार वन विभाग की टीम ने पानीपत के भैंसवाल गांव से तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया। आदमखोर तेंदुए को कलेसर नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया है। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद गाँव वालों ने राहत की सांस ली। बड़ी खबर नागपुर से आ रही है। नागपुर में बस और ऑटो रिक्शा की जोरदार टक्कर हुई है। कन्हान नदी के पुल पर बस और ऑटो में टक्कर हुई है और इस भीषण टक्कर में सेना के 2 जवानों की मौत हो गई, जो खबर आ रही है। हादसे में 6 लोग भी घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। नागपुर के कन्हान नदी के पुल पर एक तेज रफ्तार बस और ऑटो रिक्शा के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में भारतीय सेना के 2 जवानों की मौत हो गई और 6 जवान जख्मी हैं। हादसे में ऑटो ड्राइवर भी जख्मी हो गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल नागपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर कैंपटी स्थित सेना के गार्ड रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर के 15 जवान 2 ऑटो में सवार होकर खरीदारी करने कन्हान जा रहे थे, तभी रास्ते में दुर्घटना हो गई। बुलंदशहर दवाई फैक्ट्री में भीषण आग की खबर आ रही है। पुलिस ने आसपास के इलाके को खाली करवा दिया है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। सबसे पहले आग फैक्ट्री के एक हिस्से में लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आग पूरे फैक्ट्री में फैल गई। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। भयानक आग को देखते हुए पुलिस ने आसपास के इलाके को खाली करा लिया। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। इस भीषण आग को बुझाने में दमकल की 8 गाड़ियां लगानी पड़ी। दवा फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। उत्तर प्रदेश के जालौन में सोलर पावर प्लांट में आग लगने की घटना सामने आई है और देखते ही देखते आग जंगल में फैल गई और उसने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें देख आसपास के लोग दहशत में आ गए। आग देखते ही देखते कई एकड़ इलाके में फैल गई। ग्रामीणों ने आग की खबर फायर ब्रिगेड की टीम को दी। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सोलर पावर प्लांट में आग लगने से पावर प्लांट की कई प्लेट भी जल गई हैं। इसके नुकसान का आकलन पावर प्लांट के अधिकारी करने में जुटे हैं। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में देर रात आग लगने से मधुमक्खी पालन के कई बक्से जलकर खाक हो गए। आग सबसे पहले आरएसपुरा सेक्टर के जंगल में लगी, फिर आग पास में मौजूद मधुमक्खी फार्मिंग के इलाके में पहुंच गई। आग की चपेट में कई मधुमक्खी के बक्से आ गए। बताया जा रहा है कि 150 से ज्यादा मधुमक्खी के बक्सों में आग लग गई। रात में आग लगने से मधुमक्खियां उड़ नहीं पाईं और सभी जलकर मर गईं। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आग किसी ने साजिश के तहत लगाई होगी। किसी ने मधुमक्खियों के ऊपर जैकेट लगाया हुआ था। और चलिए अब बात करते हैं बकरीद के पर्व की। बकरीद पर्व को लेकर देश भर के कई शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। उत्तर प्रदेश के नोएडा, मुरादाबाद, लखनऊ, बिहार के सीवान समेत कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। यूपी के नोएडा में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डीसीपी नोएडा ने कहा कि शहर में पेट्रोलिंग के साथ सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हमारे द्वारा सोशल मीडिया की भी निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध कार्रवाई अपेक्षित है, हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चुनाव रेल ब्रिज पर जल्द ही ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। कल चुनाव ब्रिज पर पहली बार ट्रायल ट्रेन को चलाया गया। उत्तर रेलवे दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर ट्रेन सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार है, जो रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच बना है। चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर बना ये पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। रेलवे अधिकारियों ने रामबन जिले के संगलदान और जम्मू कश्मीर के रियासी के बीच नवनिर्मित चिनाब रेल पुल का निरीक्षण किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पहली ट्रायल ट्रेन संगलदान से रियासी तक सफलतापूर्वक चली है। इसमें चिनाब ब्रिज को पार करना भी शामिल है। और देखिए, वाराणसी के लोगों के लिए अच्छी खबर है। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थानीय लोगों के लिए गर्भगृह तक जाने के लिए स्पेशल द्वार बनेगा। बनारस के स्थानीय लोगों को लंबी लाइन से मुक्ति दिलाने के लिए मंदिर प्रशासन ने गर्भगृह तक स्पेशल द्वार बनाने का फैसला किया है। दरअसल बाबा के दर्शन के लिए हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में बनारस के लोगों को अपने विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसी को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने स्पेशल द्वार बनाने का फैसला किया है, जो सीधे गर्भगृह तक लेकर जाएगा। तो सबसे अच्छी सुविधा आई है, जिससे कि यहाँ के लोग भी अच्छे से दर्शन कर सकते हैं और पूरी तरीके से बाबा का स्पर्श भी ले सकते हैं।